लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि दादी माँ घर से बाहर उस स्थान पर पहुंचती है जहां बनी का दाह संस्कार हुआ था। गेला भी दादी माँ का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है और एक बार फिर दादी से वही सवाल पूछता है कि क्या दादी को भी यही लगता है कि गेला की वजह से बनी की मौत हुई है। दादी गेला को बताती है कि बनी अब इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए गेला को वह सब कुछ भूल जाना चाहिए। दादी साथ ही गेला को यह भी बताती है कि वह अब यहाँ से चले जाना चाहती है। वह गेला को बहुत सी बातें बताती है, साथ ही यह भी कहती है कि बनी जैसे लोग इस दुनिया में अपना कर्ज वसूलने आते हैं और गेला और एन्बो का कर्ज अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। गेला उन अंतिम शब्दों पर विचार करने लगा जो दादी माँ ने उससे कहे थे। दादी माँ ने यह भी कहा था कि उसने जो कुछ सुना उसे वह किसी और से न बताए, और यह कि उन्हें वैसे भी सारी बातों की जानकारी है। उसने इस चेतावनी पर बहुत ध्यान दिया था। दादी माँ के अंतिम शब्द इस तरह थे, बनी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर लोग अभी भी तुमसे नफरत करना चाहते हैं तो इसे तुम अपने दिल पर मत लो। हमेशा याद रखो कि हमारे एन्बो के ऊपर क्या गुजर रही है। यह कहने के बाद वह फिर हंस पड़ी थी। गेला ने सोचा कि सांगदन की बेवकूफाना हंसी और दादी माँ की इस हंसी में कितनी समानता है, लेकिन दादी माँ ने बहुत साफ शब्दों में कुछ ऐसा भी कहा था जो इससे पहले किसी ने उससे नहीं कहा था। बनी जैसे लोग यूं ही इस दुनिया में नहीं आते। वह यहाँ कर्ज अदा कराने आया था, हमारा कर्ज जो पिछले जन्म में हमारे ऊपर था। मैंने अब उस कर्ज को अदा कर दिया है, लेकिन तुमने और एन्बो ने अभी भी वह कर्ज अदा नहीं किया है। इतना ही नहीं, ठीक इसी समय कुछ और लोगों पर कुछ नए कर्ज भी चढ़ते जा रहे हैं। छियांग के दाह संस्कार में गेला ने हिस्सा नहीं लिया। उसने उनके निर्देशों का पालन करते हुए खुद को हमेशा गांव वालों की नजरों से ओझल रखा। यह करना काफी आसान था। अगर उसके अंदर गांव वालों को देखने की इच्छा नहीं थी तो वह उनके बारे में बहुत सोचता भी नहीं था। भोर होते ही वह घर से निकल पड़ता और देर रात घर लौटता। सारा दिन वह जंगल में ही बिता देता। वहीं वह शिकार करता और जंगल के जीव जंतुओं और रास्तों से अपने परिचय को और घनिष्ठ बनाने में लगा रहता। जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाने में वह इतना माहिर हो चुका था कि एक बार अगर किसी जानवर के गले में फंदा फंस जाए तो उससे निकलना उसके लिए असंभव था। फंदा डालकर वह अगल बगल घूमता रहता और इंतजार करता कि कब उसका कोई शिकार आकर उसमें फंसेगा। शिकार के फंसने के बाद वह मौत से हो रहे उसके संघर्ष को देखता और सोचता कि यह संघर्ष बेकार है, क्योंकि जितना ही कोई जानवर संघर्ष करता, फंदा उसके गले में और तेजी से कसता जाता और मौत उसके लगातार करीब आती जाती। हर रोज वह शिकार में जानवरों का सफाया करता। एक बार तो उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर उसने इसी रफ्तार से शिकार जारी रखा तो एक दिन ऐसी हालत आ सकती है कि जंगल में कोई जानवर बचे ही नहीं।
इसके बावजूद उसने अपने काम में कोई कमी नहीं की। वसंत से लेकर गर्मियों तक और गर्मियों से सर्दियों तक वह जानवरों को मारता रहता, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे कि जानवरों की संख्या कम हो रही हो। दरअसल जंगल में उसकी धमाचौकड़ी से उसे यह भी आभास होने लगा था कि जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता था कि उसके शिकार की वजह से इन जानवरों की प्रजनन क्षमता भी बढ़ रही हो। जंगल में चाहे वह कहीं भी हो, जब भी अपना ध्यान केंद्रित करता, उसे जानवरों की बहुलता का आभास होता, जो जंगल की खामोशी को भंग कर रहे होते। कभी वह लेटा रहता तो किसी खरगोश के उछलने की आवाज आती और फिर वह देखता कि कुछ तीतर जमीन में इधर उधर अपने खाने की तलाश कर रहे हैं और किसी पेड़ पर कोई उल्लू नींद का आनंद ले रहा है। वह सोचता कि इस खजाने से हर रोज उसे कोई ना कोई शिकार मिलता ही रहेगा। हर सुबह रोशनी होने से पहले ही वह जंगल में पहुंच जाता। उसके जैसे मंजे शिकारी के लिए पूरा दिन शिकार करने के लिए पर्याप्त होता। वह आराम से जंगल में टहलता रहता और उसकी निगाहें चारों तरफ दौड़ती रहती। आज उसने बंदरों के एक समूह को देखा जिस पर कई दिनों से उसकी निगाह लगी हुई थी और वह यह जानना चाहता था कि क्या इन बंदरों ने अभी तक अपना कोई सरदार चुना या नहीं। उसने एक बाज के घोंसले को देखा जिसे आंधी ने नष्ट कर दिया था। फिर उसकी नजर एक बहुत बड़ी मान पर गई जिसमें एक रीछ आराम फरमा रहा था। उसने अपने छिपने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी, तो भी इसने वहां एक पत्थर रख दिया ताकि वह और आराम से उसमें छिपा रह सके। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी गर्म हुई और जमीन पर पड़ा कोहरा सूखने लगा। अब समय हो गया था कि वह अपने फंदे सही जगह पर लगा सके। इसके बाद वह पास में ही छिपकर बैठ गया। सारा काम करने के बाद उसने एक झपकी भी ले ली। सोने से पहले उसने खुद को याद दिलाया कि उसे सपने नहीं आने चाहिए और इसलिए उसे कभी सपने आए भी नहीं। यह सारा कुछ वह दादी माँ छियांग के निर्देशों के अनुसार कर रहा था, जो उसने मरने से पहले इसे दिए थे। उसने जो भी निर्देश इसे दिए थे, उसका वह बहुत ईमानदारी से पालन करता और अब तो यह सारा कुछ उसके लिए बहुत सहज हो गया था। जब भी वह दादी माँ के बारे में सोचता, उसे ख्याल आता कि लोग मृत्यु के बारे में बयान करते समय बताते हैं कि मरने वाला व्यक्ति ऊपर आकाश में चला जाता है। वह सोचता कि दादी माँ बहुत दूर तक नहीं गई होंगी और कहीं न कहीं से उस पर निगाह रख रही होंगी। लेकिन जब वह ऊपर की तरफ देखता तो उसे बहुत दूर तक गहरे नीले आकाश के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेशक कभी-कभी आकाश में बादल भटकते होते जो पूरब से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण की ओर जाते रहते। उसने तय किया कि वह अपने हिरण को देखने जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले उसने देखा था कि किसी और के फंदे में एक हिरण की 2 टांगे फंस गई थी। गेला ने उस फंदे को काटकर हिरण को उससे मुक्त कर दिया था। शुरू में तो गेला को देखकर वह हिरण काफी दूर तक भाग गया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो न जाने क्या सोचकर रुक गया। धीरे धीरे गेला और हिरण के बीच की दूरी कम होती गई और एक दिन वह हिरण गेला की पकड़ में आ गया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, जिसका नाम है सब कुछ अस्त व्यस्त। हिरण की निर्मल आंखों में केला ने झांक कर देखा और उसमें उसे आकाश और बादलों की परछाई दिखाई दी। हिरण के चेहरे को नजदीक लाने पर उसकी आंखों में उसने खुद को भी देखा। रूखे उलझे बाल, गंदा चेहरा और सतर्क आंखें। वह एकदम जंगली लग रहा था। हिरण ने अपनी गर्म जीभ बाहर निकाली और उसके हाथ को चाटने लगा। गेला को ऐसे लगा कि जैसे कोई गर्म करंट उसके पूरे शरीर को झकझोर रहा हो। उसने हिरण से कहा, ओ हिरण, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आओ तुम ही मेरे दोस्त बन जाओ। इसके बाद से एक दोस्त के रूप में उसे एक हिरण मिल गया।
अगले दिन अपने इस नए दोस्त के लिए वह थोड़ा नमक लेकर आया और उसे हिरन के होठों पर मल दिया। हिरन को नमक का स्वाद बहुत पसंद आया। अगली बार वह घर से थोड़ा मक्खन लेकर आया और फंदे में फंसने की वजह से हिरन की पीठ पर हुए घाव पर उसने वह मक्खन लगाया। शायद यह बात भी हिरन को बहुत अच्छी लगी। गेला का नमक और मक्खन उसे इतना पसंद आया कि वह लगातार उसके हाथ और चेहरे को अपनी जीभ से चाटता रहा, जिससे गेला को अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। इसी दौरान सांगदन गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वह गांव से थोड़े समय के लिए एकदम गायब हो गई। जब वह वापस आई तो उसका पेट समतल हो गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन शुक्र है कि गेला के शिकार की बदौलत उसे खाने पीने का इतना पौष्टिक आहार मिला कि एक ही महीने के अंदर उसके गालों पर फिर गुलाबी छटा दिखाई देने लगी और उसके बालों में पहले जैसी चमक आ गई। हाँ, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, जिसे वापस लाने में गेला कोई मदद नहीं कर सका और इसलिए अब वह बहुत सारी दुनियावी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसने एक दिन सांगदन से कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखों की रोशनी ऐसी ही रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दादी माँ ने जाते समय कहा था कि... सांगदन ने अपना सिर दोनों हाथों के बीच रख लिया, जैसे वह किसी गहरी सोच में पड़ गई हो। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी आंखों की रोशनी में कुछ इजाफा हो, लेकिन नाउम्मीदी ही हाथ लगी। कुछ ही मिनटों के अंदर उसके चेहरे पर पहले जैसी खोखली मुस्कान दिखाई दे रही थी। गेला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दादी माँ ने जाने से पहले कहा था कि अगर तुम ऐसी नहीं होती जैसी इस समय हो तो पूरे गांव में तुम्हें सबसे अभागे व्यक्ति के रूप में समझा जाता। वह हमेशा की तरह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराती रही। धीरे धीरे बनी और छियांग को गुजरे 1 वर्ष बीत गया। एक बार फिर वसंत आया और जैसा कि दादी छियांग ने भविष्यवाणी की थी, खिमचोक को एक बेटी पैदा हुई। जिस दिन बूढ़ी छियांग की मृत्यु हुई, उस दिन जब वह किसी भिक्षुणी की तरह पालथी मारकर बैठी थी, उसी समय उसने गेला से कहा था, तब तक इंतजार करो जब तक उन्हें दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता। इसके बाद वे लोग उस नफरत को भुला देंगे जो वे तुम्हारे प्रति अपने मन के अंदर पाले हुए हैं। जिस दिन एनबो की बेटी का जन्म हुआ, उस दिन से गेला ने अपने शिकार की रफ्तार और तेज कर दी। हर शाम जब अंधेरा छाने लगता और चौक के सामने वाले मकानों के लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते थे, गेला दबे पांव अपने गांव में घुसता और एनबो के घर के सामने ठीक दरवाजे पर एक मरा हुआ जानवर रख देता। कभी कभी घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा होता और दरवाजे के सुराखों में अंदर की पीली रोशनी झांकती रहती। कभी ऐसा भी होता कि उसे घर के अंदर से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दे जाती। जब यह आवाज सुनाई देती तो वह झाड़ी के पास छिपकर थोड़ी देर खड़ा होता और उस आवाज को सुनता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे पहाड़ी पर बकरी के बच्चे खाने की तलाश में मिमिया रहे हों। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता कि यह आवाज वैसी ही है जैसी बचपन में बनी के रोने से पैदा होती थी। घर वापस आने के बाद गेला ने अपनी माँ से कहा, माँ, कितनी अजीब बात है। जब बनी पैदा हुआ तो मैं महज 4 साल का था और आमतौर पर 4 साल के बच्चे को वे बातें याद नहीं रह सकती। अच्छा, सचमुच? सांगदन ने जवाब दिया। छोड़ो इन बातों को, गेला ने कहा। तुमसे यह सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मैं वह सब याद कर सकता हूँ। मेरी प्यारी माँ, तुम अभी भी मुझे पहचान ले रही हो। यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। गेला ने यह बात इस तरह कही जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो। सांगदन हंसने लगी और उसे लगा कि सचमुच उसका बेटा बड़ों जैसी बातें करने लगा है। वसंत के समाप्त होते ही खिमचोक के प्रसव काल वाला अवकाश समाप्त हो गया और वह खेतों में काम करने के लिए लौट पड़ी। खिमचोक और एनबो अब एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह नहीं रहते थे। ऐसा लगता था कि पहले के मुकाबले अब उनके बीच प्यार काफी बढ़ गया है। उन दोनों के बीच आत्मीयता का स्तर उस ऊंचाई तक पहुंच गया था
जो उस समय भी नहीं था जब वे एकदम नवविवाहित थे। उनके बीच जो प्यार था उसे बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा बताते थे और इसे गांव की परंपरा को तोड़ना कहते थे। दरअसल इसके पीछे एक ईर्ष्या की भावना थी। इन सब के बावजूद उन दोनों ने लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसा लगता था कि उन्होंने तय कर लिया है कि शेष दिन वे हंसी खुशी के बीच बिताएंगे। इस बीच गांव वालों ने एक नए अफवाह को जन्म दे दिया। इस नए अफवाह के अनुसार पुरानी लामा यानी उनकी चाचा जामकन ने अपनी जादुई ताकत से उन दोनों के आसपास एक कवच तैयार कर दिया था। यह कवच ऐसा था जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता था, लेकिन इस कवच की वजह से वे दोनों लोग बाहरी दुनिया से कटकर अपनी खुद की दुनिया में आराम से रह सकते थे। गांव के कुछ चतुर लोगों को लगा कि इस अफवाह के पीछे कोई गंभीर साजिश है। अगर किसी जादुई कवच के अंदर जीवन सुखी हो सकता था और कवच के बाहर रहने वालों को दुख झेलना पड़ सकता था, तो निश्चय ही यह समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों पर गंभीर प्रहार था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह विचार दूर तक नहीं पहुंच सका। हालांकि हर व्यक्ति ने इस अफवाह को दूर पहुंचाने में अपनी भरसक पूरी कोशिश की। सभी लोगों ने इस अफवाह का भरपूर आनंद उठाया और भले ही इसे ऊपर तक न पहुंचाया गया हो, लेकिन लोगों की सामूहिक चेतना में इसने स्थान बना लिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। ची गांव का उस समय का यथार्थ इस तरह का था। हर वह चीज जिसे सामंती अंधविश्वास कहा जा सकता था, उसे औपचारिक तौर पर या यूं कहें कि सतही तौर पर नष्ट कर दिया गया था। मंदिरों में जाना, बौद्ध परिवारों के उपासना गृहों में जाना, धार्मिक दृष्टि से अगरबत्ती आदि जलाना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, प्रार्थना करना, इन सभी चीजों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई थी। वैसी हर पोशाक पर रोक लगाई गई जिनसे धार्मिक शैली की गंध आती हो। इसके साथ ही पुराने प्रचलित गीतों में नए शब्द डाल दिए गए थे जिसे कोई गा ही नहीं पाता था। एक हद तक इसका असर दिखाई दे रहा था, तो भी सतह के नीचे ग्रामीणों के अवचेतन में वही बातें स्थायी रूप ले सकी थीं जो पुराने जमाने से वे सुनते आए थे। यह एक सामान्य सच है कि सभ्यता को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ ची गांव में नई सभ्यता की ताकतें अपने अति उत्साह में इस तरह काम कर रही थीं जैसे अचानक कोई बाढ़ आ गई हो। सतह पर इनका वेग बहुत तूफानी था, लेकिन सतह से नीचे इसका प्रवाह पुरानी बातों से ही निर्देशित हो रहा था। जीवन इसी तरह चलता रहा। सतह पर नई बातों का शोर शराबा, जबकि सतह से नीचे खामोशी के साथ एक दूसरी ही धारा। जादुई कवच की अफवाह सुनकर गेला बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चूंकि अब एन्बो और खिमचोक एक आत्म केंद्रित कवच के भीतर रह रहे हैं और उन पर बाहर की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए अगर वह उनके सामने आएगा तो उनकी ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है यह सब इसलिए हो रहा हो क्योंकि दादी माँ छियांग ने ऐसा कहा था। हो सकता है यह इसलिए हो रहा हो क्योंकि उन्हें अब एक नया बच्चा मिल गया है और वे अतीत की बातों को भुला चुके हैं। लगता है दादी माँ की भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हो रही है। बूढ़ी छियांग की भविष्यवाणी और साथ में जादुई कवच की खबर, इन दोनों ने गेला के मन में इस विचार को पैदा किया कि अब उसे एन्बो के सामने जाना चाहिए। वह एक मनुष्य है, न कि कोई जंगली जानवर जिसे सारा दिन जंगल में छिपकर गुजारना पड़े। एन्बो और खिमचोक की तरह वह भी एक तरह के बुलबुले के अंदर रह रहा था, लेकिन उसका बुलबुला प्यार अथवा जादू से नहीं बना था। यह बुलबुला ची गांव के लोगों के अंदर उसके प्रति सामूहिक नफरत से निर्मित था। दादी माँ छियांग ने उससे कहा था कि अगर वह एन्बो के साथ फिर से किसी तरह का संबंध कायम कर सका
तो मुमकिन है कि वह घृणा के इस बुलबुले में एक सुराख कर सके। उसने कहा था कि बस उसे एक मामूली से सुराख की जरूरत है और फिर सब कुछ पहले जैसा दुरुस्त हो जाएगा। वसंत एक बार फिर वापस आ गया था और चारों तरफ हरियाली फैल गई थी। गीली काली मिट्टी में जौ, गेहूं और मटर की फसल उगने लगी थी। धरती को चीरते हुए अंकुए बाहर आने लगे थे। सूरज निकलने के बाद जब धरती गर्म होती तो इससे निकलने वाली मिट्टी की गंध पूरे हवा को नशीला बना देती और एक मादक उपजाऊ खुशबू चारों तरफ फैल जाती। अभी भी सुदूर के 10,000 साल नामक महल के लिए गांव के मर्द पेड़ों को काटने में लगे हुए थे। सफेद सनोवर के पेड़ एक एक कर कटते जा रहे थे और उनकी सीधी लकड़ियों को चुन चुन कर महल के इस्तेमाल के लिए अलग रखा जा रहा था। सही नाप में कटने के बाद लोग उन्हें ढोकर सड़क तक ले जाते और वहां उनका ढेर इकट्ठा हो जाता। लोगों को पता था कि कुछ ही दिनों के अंदर ट्रकों का आना शुरू हो जाएगा और फिर ये लकड़ियां पहाड़ों से बाहर किसी दूर देश में बन रहे महल के लिए पहुंचा दी जाएंगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आलाय की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात खोखला पहाड़ इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।